हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोस बॉटनी। तो आज हम देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इनसे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसी के अंतर्गत जो मसल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और जो सार्कोमियर है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और सार्कोमियर से जुड़े जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, इन सब को हमने पहले देख लिया था। तो उसी से आगे आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वह कैसे होती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी होगी तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा और जो इसका लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन्स जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इनका जो पार्ट 1 से लेकर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन तक के पार्ट 8 है वहाँ तक जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उसे देख लीजिए जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, बायोकेमिकल इवेंट्स occurring ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मांसपेशियों में संकुचन। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई किसी चीज़ को उठाना, पकड़ना या फिर एक्सरसाइज करना, तो इन सब में क्या होता है, मांसपेशियों का संकुचन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक साइकिल है, यानी एक बार में जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय कौन कौन सी बायोकेमिकल इवेंट्स होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वह कैसे होती है वह हम देखेंगे। फिर आगे है स्टेप्स इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, वह किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आगे है कपलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन एंड एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं और जो मायोसिन यानी जो एक्टिन फिलामेंट बेस्ड क्या है, मोटर प्रोटीन्स कौन है, मायोसिन। तो ये दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इनके मध्य फिर एटीपी जो हाइड्रोलिसिस की क्रिया कैसे होती है और यह किस तरीके से हेल्प करते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और फिर है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिकल इवेंट्स ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब एक बार मसल कॉन्ट्रैक्शन मांसपेशियों में संकुचन होता है तो उनमें कैसे क्रियाएं होती है और यह बहुत ही जल्दी यह प्रोसेस हो जाती है। तो इनके दौरान क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, नर्व यानी जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स भी कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो भी बॉडी होती है और जो भी सेल्स होती हैं उनके मध्य क्या करेंगी, जो मैसेज होती है उन्हें सेंड करती हैं या रिसीव करती हैं। तो इनमें यह नर्व क्या कर रहा है, जो भी सिग्नल्स होती है उन्हें कहाँ तक पहुँचाएगा, मसल सेल्स तक पहुँचाता है। ठीक है, और यह किसके थ्रू होता है, NMJ यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी यह क्या होता है, जो नर्व सेल्स होती हैं और क्या जो मसल सेल्स होती हैं उनके मध्य क्या है, एक कनेक्शन है नर्व सेल और मसल सेल्स के बीच। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यह एक सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी नर्व सेल्स होती हैं उनसे जो सिग्नल्स होती है वह कहाँ तक पहुँचेंगी, मसल सेल्स तक पहुँचेंगी, और सिग्नल्स जो आएंगी उसी के बाद ही तो उनमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो नर्व सेल्स हैं उनके द्वारा जो भी सिग्नल्स होती हैं वह NMJ द्वारा मसल सेल्स तक ट्रांसमिट होती हैं, उन तक पहुंचाई जाती हैं। अब यह सिग्नल्स क्या करती हैं, जो भी एक्शन पोटेंशियल है उनसे ट्रिगर करती है। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी वही जो क्या है, सिग्नल्स। ठीक है, इसे क्या करेगी, ट्रिगर करेगी। ठीक है, अब सिग्नल्स आ गया, उसके बाद क्या होता है, जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी टी ट्यूब्यूल्स को जब हमने मसल्स का स्ट्रक्चर देख रहा था तो उसी समय हमने देखा था कि जो मसल्स हैं उनमें क्या होती है, उनकी जो सार्कोलेमा होती है, यानी सार्कोलेमा क्या होगी, उसकी बाहरी मेम्ब्रेन, तो उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
अब जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं वह क्या करती हैं, जो सार्कोलेमा होती है उसे अंदर की ओर इस तरीके से मोड़ने का काम करती है। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी इम्पल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, वह क्या करती है, इन्हें सेल के अंदर तक पहुंचाती है, यानी उनके सेल के आंतरिक भागों में क्या कर देती है, फैला देती है, जिससे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या हो सके, एक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो जो टी ट्यूब्यूल्स होती है उनके द्वारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है या सिग्नल्स होती है, यह क्या करती हैं, सेल्स को पेनिट्रेट कर उसे अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनमें क्या होती है, जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, जो क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन जो किस में है, टी ट्यूब्यूल्स में। और यह क्या होता है, यह मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो भी एक्शन पोटेंशियल होती है, यानी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी सिग्नल्स आ रहा है तो उनमें क्या होने, चेंजेस हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। कौन, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, यह क्या करता है, जो भी चेंजेस होती हैं यानी जो सिग्नल्स आती हैं उन्हें क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है, और उनकी यह क्यों आ रहे हैं और उनके क्या कार्य हैं उनको समझ सकता है। कौन, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन। ठीक है, अब जो वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स होती है, एक्टिव वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स, यह क्या करती है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स होती हैं उन्हें एक्टिवेट कर देती है। कौन, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, एक्टिवेट। तो एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो इनके जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आप जानती हैं कि इनका स्पेसिफिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही क्या होता है, मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो यह क्या करती हैं, कैल्शियम रिलीज चैनल्स को एक्टिवेट कर देंगी, जिससे क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस होंगी वह क्या होंगी, रिलीज होंगी। किसमें, इनके जो साइटोप्लाज्म है यानी जो सार्कोप्लाज्म है उसमें। ठीक है, अब जब कैल्शियम आयंस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, तो इनका जो साइटोसोलिक कैल्शियम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन क्या होगा, रिलीज होगा, तो जो साइटोसोलिक है यानी साइटोप्लाज्म है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उनमें कैल्शियम आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, इनमें जो संकुचन है वह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जो सार्कोलेमा है उनमें जो भी सिग्नल्स होती हैं वह मिली सेकेंड के अंदर, यानी बहुत ही कम समय में जो सिग्नल्स होती हैं वह सार्कोलेमा के थ्रू अंदर जो भी मायोफाइब्रिल्स होती हैं उनमें पहुंच जाती हैं। और एक साथ ही जो भी जितने मसल सेल्स हैं उनके जितने भी मायोफाइब्रिल्स होती हैं उन सब में सिग्नल एक साथ ही पहुंचती है, बहुत ही कम समय में, 30 मिलीसेकेंड के अंदर। ठीक है, यानी मिलीसेकेंड के अंदर ही, जिससे क्या होता है कि जो सभी मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनमें एक साथ यह प्रोसेस होगी और वो क्या होंगी, एक साथ सिकुड़ने का कार्य करेंगी, यानी एक साथ उनमें संकुचन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे ही कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यह तुरंत क्या होता है कि जो कैल्शियम एटीपेज होती है उनके द्वारा 30 मिलीसेकेंड के अंदर फिर से कहाँ पंप कर दिए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी यह बहुत ही कम समय के लिए होता है। ठीक है, फिर यह जो कैल्शियम आयंस यहाँ साइटोप्लाज्म यानी जो साइटोसोलिक जो भी इनका साइटोप्लाज्म था उसमें आ गए थे, वह फिर से कैल्शियम एटीपेज द्वारा 30 मिलीसेकेंड के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर दिए जाते हैं, पंप कर दिए जाते हैं और इनका रेस्टिंग लेवल में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये पंप हो जाएंगे तो इनके जो भी मायोफाइब्रिल्स होती हैं वह फिर से रिलैक्स स्टेज में आ जाती है। तो ये हो गया कैल्शियम की प्रोसेस यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन, इनके आधार पर ही क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होगा और यह भी फिर क्या होंगे, जो भी मसल्स हैं वह रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे।
अब हम देखते हैं कि जो कैल्शियम आयन की जो निर्भरता है, यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है और इनके लिए प्रोटीन्स जो होती हैं वह किस तरीके से जो कैल्शियम आयन से वह को बाइंड करती है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटेल में देखें कि कैल्शियम आयन का रोल क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखते हैं क्या मसल सेल्स में क्या सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमीर। और सार्कोमीर में क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट और जो मायोसिन है वो उसकी थिक फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट। ठीक है, तो जब एक्टिन फिलामेंट से जुड़े जो भी प्रोटीन थे वो हम सब देख रहे थे, तो उसी में हमने देखा था एक क्या, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि जो ट्रोपोमायोसिन है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है उनके ग्रुप में पूरी लंबाई तक इस तरीके से होता है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और जो ट्रोपोनिन है कॉम्प्लेक्स, यह 3 होते हैं इनमें, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी। जो ट्रोपोनिन सी होता है वो क्या करता है, जो कैल्शियम आयंस होती है उनको बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि रिलैक्स स्टेज में जब इनमें संकुचन नहीं हुआ है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन आई होता है और ट्रोपोनिन टी, यानी ये दोनों, ये क्या कहते हैं कि जो ट्रोपोमायोसिन होती है उनके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जिससे इनके जो एक्टिन फिलामेंट है उनके ग्रुप से इन्हें दूर रखा जा सके और जो भी एक्टिन फिलामेंट में जो मायोसिन बाइंड होने वाला है उसे रोका जा सके। ठीक है, तो इनसे कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ट्रोपोनिन आई और टी, जिससे क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वह क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ये इसे इंटरेक्ट करता है तो इनमें जो मायोसिन है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे और मायोसिन और इनके मध्य इंटरेक्शन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह किससे जाकर बाइंड कर जाएंगी, ट्रोपोनिन सी से। ठीक है, अब जो कैल्शियम आयन किससे बाइंड कर जा रही हैं, ट्रोपोनिन सी से जैसे ही बाइंड करती हैं तो जो ट्रोपोनिन आई होता है उसका जो भी इंट्रैक्शन है किससे, एक्टिन फिलामेंट से, उससे दूर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती हैं वह अनकवर हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लॉक किए हुए था और कैल्शियम बाइंड होने के साथ ही ये क्या हो जाते हैं, इस तरीके से खुल जाते हैं। और जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट अनकवर हो जाएगा, अनब्लॉक्ड हो जाएगा, तो उसके बाद जो मायोसिन का हेड होता है वह क्या करेगा, इस जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनके साथ जाके बाइंड करेगा और इनमें फिर जो भी इंट्रैक्शन होगा थिन और थिक फिलामेंट में, और उसके थ्रू यह एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे और मांसपेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि जो कैल्शियम है वह किस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम आयन कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम इसी ही एक स्टेप में देख लेते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वह स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो मोटर एंड प्लेट क्या होता है कि जो भी मसल सेल्स होती हैं उनकी बाहरी मेम्ब्रेन का एक क्या है, थिक रीजन है, थिक रीजन जो क्या है NMJ का हिस्सा है, NMJ यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जहाँ नर्व सेल और मसल सेल के बीच का कनेक्शन होता है। ठीक है, उसका थिक रीजन है, वहाँ पे कौन रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या है, केमिकल मैसेंजर है, यानी जो सिग्नल्स होती हैं उन्हें यह क्या कहते हैं, पहुंचाने का काम करता है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, किससे, नर्व सेल से
मसल सेल्स तक जो भी सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उन्हें। और यह क्या करते हैं, न्यूरो जो ट्रांसमीटर होती हैं वह कुछ समय के लिए ही कार्य करते हैं और बाद में कुछ एंजाइम्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं या फिर यह अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इनके थ्रू जो सिग्नल्स है वह कहाँ पहुँच गया, मसल सेल्स तक पहुँच गया। ठीक है, और इसके थ्रू फिर आगे क्या होता है, जनरेशन ऑफ एक्टिन पोटेंशियल इन मसल फाइबर, यानी जो मसल फाइबर्स होती हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं यह कहाँ से आती हैं, जो भी नर्व सेल्स से जो न्यूरॉन्स होती हैं उनसे मसल्स फाइबर तक। ठीक है, और यह एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करता है। उसके बाद क्या होता है, इनवर्ड प्रोपागेशन ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग टी ट्यूब्यूल्स, यानी टी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से जो भी सिग्नल्स होती हैं वह अंदर पूरे मसल सेल्स में फैलती है, यानी प्रत्येक जो मायोफाइब्रिल्स है वहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो इनमें जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बारे में अभी हमने देखा। तो टी ट्यूब्यूल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, जो क्या करती हैं, जो भी सेल्स होती हैं उन्हें पेनिट्रेट कर जो भी इम्पल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं उन्हें अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और इनसे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, यानी उनमें जो भी कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम SR, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती हैं कि जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह क्या होती हैं, रिलीज होती है। ठीक है, यह एक्टिवेट हो गया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, जिससे फिर क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस होता है वह क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन C अनकवरिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। जैसे अभी अभी हमने डायग्राम में देखा वही चीज़ है कि जो कैल्शियम होगी वह किससे बाइंड कर जाएगी, ट्रोपोनिन C है उससे बाइंड कर जाती है, और जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं उनमें जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उन्हें अनकवर कर देती है, उन्हें ओपन कर देती है, जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन C से बाइंड करता है। ठीक है, अब जैसे ही यह अनकवर हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज एक्टिन एंड मायोसिन, यानी यह अनकवर हो जाएगा तो जो एक्टिन है उनसे क्या जुड़ जाएगा, मायोसिन जुड़ जाएगा, इनके बीच एक लिंकेज बन जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग ऑफ थिन ऑन थिक फिलामेंट, यानी जो भी थिक फिलामेंट है यानी जो मायोसिन है उनके ऊपर थिन फिलामेंट क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट, वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे और एक दूसरे से पास आ जाएंगे, जैसे हमने डायग्राम में देखा था इस तरीके से। ठीक है, इसे मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या करेंगे, इस थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरीके स्लाइड करेंगे या पास आ जाएंगे और मांसपेशियों में संकुचन हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो एक्टिन है और मायोसिन है इनके मध्य किस तरीके की क्रिया होती है और इनमें ATP का क्या रोल है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या हो रहे हैं, एक्टिन और जो मायोसिन है उनके मध्य लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, तो वह किस तरीके से यह कार्य करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कपलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन एंड ATP हाइड्रोलिसिस, यानी एक्टिन मायोसिन का कपलिंग और जो ATP की हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस वह कैसे होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो भी ATP है वह कैसे बाइंड करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो ATP होता है वह क्या होता है, इससे पहले बाइंड नहीं किया होता है, तो इसका जो डायग्राम है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसका नोट्स है उसमें आपको डायग्राम इसके अच्छे से मिल जाएंगे, वो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ये क्या है, थिन फिलामेंट, क्या है, जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो क्या है, एक्टिन। ठीक है, और यह क्या है, मायोसिन यानी थिक फिलामेंट। अब इन दोनों के मध्य जो इंटरेक्शन है वह कैसे होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो मायोसिन है तो यह बहुत सारे क्या होते हैं, इनमें मायोसिन हेड होते हैं, तो जिनमें जो मायोसिन होता है वह एक्टिन फिलामेंट के जो भी मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो कब अनकवर होती है, जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड होता है उस टाइम। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि यह जैसे ही
जो मायोसिन का हेड वाला होता है वह किससे बाइंड करता है, एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन बाइंडिंग साइट से। तो अगर इसमें एटीपी ना हो तो यह क्या हो जाएंगे, टाइटली इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे, और टाइटली बाइंड हो गए तो फिर आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एटीपी आके बाइंड करता है, किससे, जो भी मायोसिन के हेड से। अब जैसे ही एटीपी इनसे क्या करता है, बाइंड करता है, तो जो भी मायोसिन का हेड होती है तो इनके जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी इस मायोसिन हेड के जो एक्टिन बाइंडिंग साइट हैं उनमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, यानी इनमें चेंजेस हो जाते हैं। और जैसे चेंजेस होती हैं तो यह क्या करते हैं, इनके हेड का इस फिलामेंट के साथ जो भी एफिनिटी है उसको कम कर देता है, और यह इनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो एटीपी आके बाइंड हुआ तो सेकेंड स्टेप में जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का अब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। और एटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है, जो मायोसिन का हेड है वह इस फिलामेंट पर कितने एनएम तक, 5 एनएम यानी 5 नैनोमीटर तक क्या हो सकता है, विस्थापित हो सकता है, उससे मतलब अपनी जगह से यह विस्थापित हो सकता है। ठीक है, अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो इनमें चेंजेस आए तो यह फिर से नई अपनी संरचना को एज्यूम कर लेता है, यानी इनमें जो भी परिवर्तन आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद इनमें यह 5 एनएम तक क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। लेकिन अभी भी इसमें जो एडीपी के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, एडीपी और पीआई, ठीक, यानी फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दोनों अभी भी इनमें क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, टाइटली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यह अभी इस जो नए साइट पर पहुंच गया है, विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पे यह क्या है, बाइंड नहीं होता है, बस यहीं पे विस्थापित होता है। अब इसमें जो फॉस्फेट होता है वह क्या होता है, रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जो मायोसिन का हेड है वह इस फिलामेंट पे नए साइट पे तो पहुंच गया, तो अब फॉस्फेट के रिलीज के साथ ही यह क्या करता है, इस नए साइट पर क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, यानी जो एक्टिन फिलामेंट है उसके नए साइट पर क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ठीक है, अब इससे क्या बंधा हुआ है, एडीपी। अब एडीपी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद एक पावर स्ट्रोक को ट्रिगर करते हैं, यानी जैसे ही फॉस्फेट और जो एडीपी रिलीज हो जाते हैं वह एक पावर स्ट्रोक को ट्रिगर करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, पावर स्ट्रोक एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी जो भी उनके आकार में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के द्वारा जो इसका हेड होता है वह फिर से अपनी पहले वाली स्ट्रक्चर में आ जाता है, और फिर से यहाँ पे बाइंड कर लेता है, और पुनः जैसी स्थिति में था या उसी स्थिति में आ जाता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे फिर एक नए प्रोसेस की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, फिर से यह प्रोसेस दोहराया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो भी ऐसे सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या होती हैं, थिन और थिक फिलामेंट इस तरीके से क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी मायोसिन होती हैं वह क्या होती हैं, हमेशा प्लस इन की ओर मूव करती हैं। जैसे इधर प्लस इन है जो जेड डिस्क है, और इधर क्या है, माइनस। तो मायोसिन में हम देखते हैं कि यह प्लस इन है, तो यहाँ पे जो भी मायोसिन होती है वह इनके मध्य इंट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इधर मूव करेंगे, और यह क्या होंगे, इस तरीके से पास आ जाएंगे, ये इधर जाएंगे, और यह इस तरीके से पास आ जाएंगे, यानी इनमें इस तरीके से स्लाइडिंग होगी। ठीक है, तो यह उनका एक बेसिक है कि बेसिक यूनिट है, यानी सबसे डिटेल में हम देख रहे हैं कि इस एक्टिन और इस मायोसिन के मध्य किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, और किस तरीके से यह एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती हैं। और स्लाइड करती हैं तभी क्या होगा, जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है।
लास्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जितना इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स होती है वह क्या होता है, वह पहले हम देखते हैं कि स्मूथ मसल स्केलेटल मसल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती है वह किससे होती है, बोन से जुड़ी होती है, जबकि अगर हम देखेंगे कि जो स्मूथ मसल्स होती है वह कहाँ होती है, जो भी होलो ऑर्गन्स होती हैं, होलो ऑर्गन होते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं और जो अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके वॉल में क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होती है वह ऐच्छिक क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं, यानी चलना फिरना, बॉडी का मेंटेन करना, इस यानी उनका जो पोस्चर है वो बनाए रखना है इन सब में। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जैसे हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर एंड फ्लो, जो एयरवेज है यानी जो वायु मार्ग है उन्हें ओपन एंड क्लोज करना, इनके साथ ही डाइजेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। यानी यह अनैच्छिक क्रियाओं का, यानी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए यह होती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती है वह स्केलेटल मसल से क्या होती है, छोटी होती है, साथ ही जो उसमें हमने उनका स्ट्रक्चर जो देखा बहुत ही जटिल था उस तरीके से इनमें नहीं होता है, यह केवल थिक और थिन फिलामेंट से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि उनमें न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा सबसे पहले सिग्नल्स आएंगे, वह ट्रांसमिट होंगे, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगा और उसके बाद जो भी कैल्शियम है वह रिलीज होंगे और उसके बाद फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इनमें एक सिंपली एक बथवे के द्वारा यह प्रोसेस होती है। जैसे अगर हम देखेंगे जो मायोसिन सेकेंड होती है उसमें क्या होती है, मायोसिन रेगुलेटरी लाइट चेन। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है किसमें, स्मूथ मसल्स में। तो यह कैसे होता है, जो भी मायोसिन रेगुलेटरी लाइट चेन होती है उनके फास्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी इस क्रिया के द्वारा इनमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि जो रेगुलेटरी लाइट चेन होती है वह उसे कौन फास्फोरिलेट करता है, एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। यह क्या करता है, इससे फास्फोरिलेट करता है और जैसे ही फास्फोरिलेशन होगा इनमें तो फिर क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कौन से एंजाइम के द्वारा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब इसमें जो यह एंजाइम है वह किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, कैल्शियम के द्वारा ही एक्टिवेट होता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं क्या हेल्प कर रहा है, कैल्शियम, ठीक है। तो यह एंजाइम कैल्शियम के द्वारा एक्टिवेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल है उसी इनडायरेक्टली उसी के थ्रू क्या होता है, इनका फास्फोरिलेशन होगा और फिर इनमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यह क्या करते हैं, इनका कैल्शियम जो लेवल है वही इन्हें रेगुलेट करती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो भी एंजाइम कौन से, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो होती हैं वह क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट रेगुलेशन होता है। और इससे पहले यह क्या करती है, इनमें जो भी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या है, कैलमोड्यूलिन, यह इस प्रोसेस को क्या करती है, मेडिएट करती है। कौन, कैलमोड्यूलिन को किसे मेडिएट कर रही है, जो भी मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को, ठीक है। कैसे कि जब सबसे पहले क्या होता है, जो कैल्शियम होगा वह किससे बाइंड करता है, कैलमोड्यूलिन से बाइंड करता है। अब कैल्शियम कैलमोड्यूलिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वह किससे बाइंड कर जाएगा, एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है, इससे बाइंड करेगा और इसे एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही ये क्या है एक्टिवेट होगा, यह जो भी रेगुलेटरी लाइट चेन है किसकी, मायोसिन की, उसका फास्फोरिलेट कर देती है और इसके बाद फिर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें डायरेक्टली कौन कार्य कर रहा है, मायोसिन, यानी मायोसिन में ही जो एंजाइम प्रेजेंट्स होती हैं उनकी, यानी जो रेगुलेटरी चेन है उनके थ्रू ही यह प्रोसेस हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट रेगुलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी में हम देखते हैं कि एक होता है कैल्शियम इंडिपेंडेंट मैनर, यानी इसमें क्या होता है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट यानी बिना कैल्शियम के ही इस कार्य को करना।
तो इसमें क्या होता है, इस एंजाइम की जगह क्या करेगा, रो काइनेज जो होता है वह फास्फोरिलेज करता है किसका, रेगुलेटरी लाइट चेन का, और उसके थ्रू फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा। आगे हम इसके बाद सबसे जो साइटोस्केलेटन का थर्ड पार्ट है क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनका जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है और वह क्या कार्य को करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही जो साइटोस्केलेटन है उनका जो डिटेल सीरीज है वह ख़त्म हो जाएगा, यानी इन सब को हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टॉपिक्स है साइटोस्केलेटन से रिलेटेड वो लगभग सारे कवर हो चुके हैं। जो लास्ट बच गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और इसका जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डायग्राम है वह क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।